बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन एक नए लेक्चर के साथ माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गाजिस लॉ को, कूलम्स लॉ को और उनके साथ एसोसिएट जो बाकी केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which actually discuss the charges at rest, यानी कि रेस्ट की हालत में जो चार्जेस हैं उनके साथ कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से फील्ड्स हैं, कौन से पोटेंशियल्स हैं जो उनके साथ एसोसिएट हैं, इन सब की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि चार्जेस जब रेस्ट की हालत में होती हैं तब वो कैसा बिहेव करते हैं। इस सारी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसके पीछे अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल नोट की तरफ जाएं तो वर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एम्बर वो रेजन होता है जो दरख्तों से निकलता है और ड्राई हालत में जो वो सख्त सी शेप आपको अक्सर दरख्तों के साथ मिल जाती है उसको हम एम्बर कहते हैं। और उस वक्त जब इसको किसी चीज के साथ, कपड़े के साथ रगड़ा जाता था तो ये लाइट वेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। एट दैट टाइम ऑब्वियसली दे डोंट नो कि वो एम्बर जो है वो चार्ज हो चुका हुआ है, बट नाउ वी ऑल नो कि उसकी वजह जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसके ऊपर आ जाने वाला चार्ज है जो दूसरे चार्ज जो अशिया है उनको अपनी तरफ खींचता है। तो इस सारी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। फर्दर मूव करते हैं जी, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो बेसिक तीन इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। और जो एलिमेंट्री चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज 1.60 × 10⁻19 कूलम एक बेसिक वैल्यू है, याद होनी चाहिए फॉर जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं उसके अंदर भी ये वैल्यू बार बार इस्तेमाल होती है। ऐसे यूनिट्स की बात कर ले तो कूलम है और इसके जो छोटे यूनिट्स हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम्स भी हैं। और न्यूट्रल एटम की बात करें तो ऐसा एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो और एटम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। यही वो असूल है जो बेस बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एटम्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। और इसी वजह से जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स हैं, उनके ऊपर चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एक जरूरत बन जाती है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्वांटाइजेशन, जो चार्ज है वो डिस्टिंक्ट पैकेट है एनर्जी के, पैकेट्स की सूरत में आता है, उसको क्वांटाइज किया गया, उसको काउंट किया जा सकता है। इससे कंजर्वेशन के चार्ज जो है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है, वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट सिंपली ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव वो रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इनको इंड्यूस करने के जो है वो चार तरीके वो आगे हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस की अगर बात करें। कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो ये हमने शायद पढ़ा भी था। उसके अंदर जो थ्योरी है इलेक्ट्रिसिटी को जो एक्सप्लेन करती है, बैंड थ्योरी जो है, बैंड थ्योरी के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स हैं वो आपस में कैसे डिफर करते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर से जो करंट है वो पास कर सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर जो है या कोई भी कंडक्टर है, उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। क्यों नहीं होता वो भी आगे हम देखेंगे, गाजिस लॉ जब पढ़ेंगे। और उसके बाद इंसुलेटर्स आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आ जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होते हैं, कोई चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती हैं। दैट इज व्हाई इनके अंदर से जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने की बात आती है तो उसमें हमारी पहली चॉइस जो होती है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। चार्जिंग मेथड्स पर आ जाए तो चार वो तरीके जिनकी मदद से चार्ज है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, चीजों को
कि सरफेस को चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ देम इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं या ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इनमें दो डिफरेंट मटेरियल जो उनको आपस में रब किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और उनके ऊपर जो वो चार्ज आ जाता है। वेरी सिंपल मेथड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय कांटेक्ट, जिसको कंडक्शन कहते हैं, कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो टच करते हैं किसी न्यूट्रल कंडक्टर को तो वो उसमें चार्जेस जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो इंड्यूस हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट के ऊपर। थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें अब कांटेक्ट नहीं होता। इसमें हमने कंडक्शन में कांटेक्ट किया था, चार्ज डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। इंडक्शन में चार्जेस जो वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में फिजिकली टच नहीं करते। चार्ज रॉड ब्रॉट नियर न्यूट्रल कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल अट्रैक्ट काजिंग टेम्परेरी सेपरेशन, कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी फॉर एग्जांपल किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रॉन के करीब, किसी एटम के करीब लेके आते हैं तो उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड पर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर चला जाएगा, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं। और इस सूरत हाल में भी एक टेम्परेरी सेपरेशन हो जाती है। जैसे आप इस चार्ज पार्टिकल को रिमूव करेंगे, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। उसके बाद आ जाती है जी पोलराइजेशन। ये इंसुलेटर्स के लिए है कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल इंसुलेटर के जब करीब आता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट स्लाइटली विद इन द मॉलिक्यूल्स और इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन नियर साइड अट्रैक्शन, कि अब इसमें भी जब आप इंसुलेटर के करीब लेके जाते हैं तो इंसुलेटर के एटम्स के अंदर भी बिल्कुल इसी मेथड से जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली अवे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरी चार्ज के पोल्स बन जाते हैं, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिनकी मदद से आप जो चार्जेस है वो इंड्यूस करवा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। और उसके बाद आ जाता है जो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसमें कहा यह जाता है कि अगर दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इन दोनों की प्रोडक्ट के एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें, वी हैव F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें, K साइन आ जाता है। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और यहां पर जो एप्सिलॉन है इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि इन चार्जेस के दरमियान ये जो स्पेस पाई जाती है ये उस पर डिपेंड करता है। और इनकी इसकी जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और K की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8.99 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यूज जरूर याद रखिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं और समटाइम्स इन वैल्यूज के भी डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास कूलम लॉ है जो एक्चुअली एक्सप्लेन करता है दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, या जिसको इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगी, किस तरह से कम या ज्यादा होती है। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म आ जाती है। एज यू कैन सी वी हैव अ Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। जो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू Q2 दैट इज F12, और Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज F21 ड्यू टू Q1। तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो R है, अब ये दोनों फोर्सेस F12 और F21 दोनों आपस में इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बिकॉज हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा सेम फोर्स इज अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। तो ये आपस में इक्वल होंगे, और नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट दिस फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज बोथ चार्जेस आर सेम। ऑन द अदर हैंड अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनके ऊपर जो है जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और इस सूरत में भी साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस जो है वो लग रही हैं।
अच्छा जी, अब वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ एक यूनिट वेक्टर r12 आ जाता है, जो कि यूनिट वेक्टर है फ्रॉम q1 टू q2. 1 2 इज इंडिकेटिंग दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम q1 टू q2, और यही चीज न्यूटन थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन करता है. तो यहां पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी होल्ड करता है. अगर मल्टीपल चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं. ये सिग्मा का साइन जब उन सब के समेशन को जो वो इंडिकेट कर रहा है. अच्छा, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं जी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर लेते हैं. पीछे हम बात ये करते रहे हैं कि जो ये फोर्स है, उस केस में हम बात की जब दोनों चार्जेस के दरमियान जो स्पेस है वो हवा है, खाली है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है. बट लेट्स सपोज अब हम अगर इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 में यहां पर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, देन क्या होगा? देन ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वाला फैक्टर एप्सिलॉन है, दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट. जबकि ये जो एप्सिलॉन और है ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, जो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस के दरमियान ये जो मीडियम है ये कौन सा है. अब हर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी. ग्लास के लिए कुछ और है, एयर के लिए और है, तो गत्ता वगैरह ऐड करते हैं वो और है, पेपर ऐड होता तो और है. तो ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है वो इसके अंदर क्या रखा गया है. अगर वैक्यूम की बात करें कि जब कोई भी आपके पास नहीं है, तो तब हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो ये बन जाएगी. अब फोर्स डिक्रीज क्यों हो जाती है? अब जब मीडियम हम इसके अंदर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली फोर्स जो डिक्रीज होगी. क्यों? द डाई इलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज. पोलराइज कैसे हो जाएगा कि जो इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि इसके जो एटम्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे. यानी उसका पॉजिटिव पार्ट एटम का इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट इस तरफ आ जाएगा. ये इस तरह से ये जो एटम्स हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो स्लाइटली अवे मूव कर जाएंगे, उनमें पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये पोल्स जो है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखते हैं. ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और यही वजह है इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स थी वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी वजह ये पोलराइजेशन है विच इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. अच्छा, उसके बाद आ जाते जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इंपॉर्टेंट जो टर्म है जिसकी बेस पर हम फर्दर जितनी चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने से पहले जो हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये आता था कि जो फोर्स है वो कैसे ट्रांसमिट होती है एम्प्टी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक कैसे ट्रांसमिट हो रही है उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था. तो उसका जो सॉल्यूशन था वो फैराडे ने पेश किया इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में, और उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि चार्ज Q मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इट क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि एक जो चार्ज Q है उसके गिर्द एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर रहते हुए ये बाकी सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, और इस एरिया को जो नाम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया गया. यानी कि इस एरिया के अंदर आप कोई और चीज लेके आते हैं, कोई और चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो ये चार्ज उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है. तो वो तमाम एरिया जिसके अंदर ये चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और मैथमेटिकली इसको F/Q यानी कि फोर्स जो पर चार्ज की वजह से किसी भी एरिया पर जो अप्लाई हो रही है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया है. इसके यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट्स पर मीटर इसके यूनिट्स हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, और इसको किसी भी टेस्ट चार्ज की मदद से चेक किया जा सकता है. व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज. ये इतना छोटा होता है कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिनिमम अप्रोचेस टू जीरो होता है कि उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं करता किसी दूसरे को, बट वो खुद दूसरे का इफेक्ट फील कर सकता है. उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम पॉइंट चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं.
ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब आ जाते हैं जी पॉइंट चार्ज की तरफ ही, कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ का सहारा लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं क्यू नॉट से, बिकॉज क्यू नॉट इज द, अब दो अब ले रहे हैं ना चार्जेस कूलम लॉ के अंदर। तो अब अगर हम किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं, जैसे हमने पीछे बात की थी, एक मेन चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। एंड एज आई एक्सप्लेन बिफोर के पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होता है, इतना कम अप्रोचेस टू जीरो होता है कि वो किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आर आ जाता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्टेड इनवर्ड्स। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होती है। और अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो उसके इफेक्ट के लिए हम उनको एड अप कर सकते हैं, विच कैन बी कंक्लूडेड बाय एन इंटीग्रल साइन, जो मल्टीपल चार्जेस के इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंबाइन कर सकता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में ऐसी इमेजिनरी लाइंस है जो असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि ये जो लाइंस है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रही हैं कि कहां तक इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड इनवर्ड होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब दो सेम चार्जेस को आपस में करीब लाया जा रहा है तो दीज लाइंस आर रिपेलिंग आउटसाइड, विच मींस कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इस तरह ये लाइंस आपस में मिल रही हैं, विच मींस कि ये जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं जो आपको याद रखने चाहिए? फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट और नेगेटिव चार्ज, कि ये पॉजिटिव चार्ज से एमिट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जो है वो इनवर्ट जा रही हैं। द tangent to a field line at any point gives the direction of E at any point। यानी कि अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं वो आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस दे देगा। द डेंसिटी ऑफ द लाइंस नंबर पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E। यानी कि ये लाइंस जितनी आपस में क्लोज होंगी, जितना आपस में करीब होंगी, कि डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो ये इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, और जितनी इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होगी वो ये इंडिकेट करेगा कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही वीक है। एज यू कैन सी कि जो चार्ज का करीब तरीन एरिया वहां पर इनके दरमियान फासला कम है, डेंसिटी ज्यादा है, वो इंडिकेट कर रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे जैसे हम दूर आते हैं इनके दरमियान जितना फासला बढ़ता जाएगा ये इंडिकेट करेगा कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। एज यू कैन सी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, विच मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्ग है। ओके जी, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फॉर अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि जो यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके अंदर जो फील्ड लाइंस है वो आपस में पैरेलल होती हैं, जो ये इंडिकेट करती हैं जैसे पैरेलल प्लेट्स हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म हालत में या इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज कंडक्टर के जो चार्ज कंडक्टर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? अच्छा, इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज है उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट इज ई इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर इंटरनल साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। वजह क्या है कि जो फ्री चार्जेस हैं वो जो वो कैंसिल कर देते हैं इंटरनल फील्ड में, और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही चार्जेस जो है वो रिजाइड करते हैं। एक्सचेंज चार्जेस रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, चार्जेस रिपेल ईच अदर टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। यानी कि इंटरनल अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे का फासला बढ़ाते हैं, और कंटिन्यूसली वो फासला बढ़ते 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 सिर्फ सारे चार्ज पार्टिकल जो है वो रिपेल होकर सरफेस के साथ जा लगते हैं, और इसलिए जो चार्जेस हैं वो सिर्फ सरफेस के अराउंड ही, सरफेस के ऊपर ही जो है वो रहते हैं। एजस आउटसाइड इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी उसमें मैक्सिमम जो है वो चार्ज फ्लक्स होता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट अ रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट द रीजन पैरेलल हो, उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि दो क्लोजली स्पेस लार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसकी फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? E इज इक्वल टू V ओवर D। यहाँ पर V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान, और D जो है वो प्लेट्स की सेपरेशन है कि इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट क्या। इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस। किसके अंदर जितनी फील्ड लाइंस होगी जो आपस में पैरेलल होंगी, उनकी स्पेसिंग आपस में बराबर होगी, जो इंडिकेट करेंगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स ऑन अ चार्ज इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि इसके अंदर मौजूद हर चार्ज के ऊपर इक्वली फोर्स जो रिजाइड कर रही होती है, लग रही होती है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज सिंपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जो वो ड्रॉप करते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस तरफ को मूव करेगा, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगी, विच मीन कि वो जब इस फील्ड में मूव करेगा वो उसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, मेजर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं कि अगर किसी सरफेस को आप प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जितनी ज्यादा पास करेगी, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रही है, हम उसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैक्सिमम कहेंगे। अगर कम पास करेंगी तो उसको हम मिनिमम कहेंगे। इसको हम डिनोट मैथमेटिकली कैसे करते हैं? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे, दैट इज ई डॉट कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। इनके दरमियान जो एंगल है उसको ये थीटा डिनोट करता है, और इसी थीटा पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कॉस थीटा अगर 1 होता है, यानी कि थीटा 0 होगा, तो कॉस जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो डायरेक्शन वेक्टर है इसके दरमियान अगर एंगल 0 है, तो विच मीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एंगल 0 है, विच मीन कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर इनके दरमियान एंगल 90 है, आप इस हालत में आप देख सकते हैं कि ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इनके दरमियान एंगल 90 है, तो इस सूरत हाल में इसमें से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम होगा। अब अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है या कर्व सरफेस है, तो उसके लिए हम इंटीग्रल यूज करेंगे, यानी कि हम उस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रल और एक छोटे से हिस्से पर जो है वो हम निकाल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको थ्रू आउट द सरफेस को जितने हिस्सों में डिवाइड किया उसको इंटीग्रल के जरिए हम कंबाइन कर लेंगे। क्लोज सरफेस के लिए हम ये इंटीग्रल साइन के ऊपर आप सर्कल का निशान देख सकते हैं, ये इंडिकेट करेगा कि आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फॉर अ क्लोज्ड सरफेस और क्लोज्ड लूप। फॉर्मूला वही रहेगा। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वाले से, दैट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है? ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? उस टोटल चार्ज के जो उस क्लोज सरफेस के
अंदर है, यानी कि क्लोज सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज किया गया है उसकी वजह से उस सरफेस के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज होगा जो सरफेस में इंक्लोज किया गया है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन, ये एक मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन भी है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी ज़हन में रखिएगा, याद रखना भी आसान है। मैथमेटिकली हम लिखे तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी ए, और क्लोज इंटीग्रल हमने यहां पर लगाया, विच मींस कि जो टोटल जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस में दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, क्यू इनक्लोज हम इसको कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें, द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड अ गाउसियन सरफेस, वो क्लोज सरफेस जिसके अंदर ये चार्ज इंक्लोज किया गया है इसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, फिजिकल सरफेस नहीं होती। द लॉ इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसी भी तरह की शेप हो क्लोज होनी चाहिए, शेप उसकी जैसी मर्जी हो, ये लॉ जो है वो होल्ड करेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ बट मोर पावरफुल फॉर प्रॉब्लम विद द सिमेट्री, कि ये भी कूलम्स लॉ जैसा ही है बट जो सिमेट्री के हवाले से जो शेप्स वेरी करती हैं उस हवाले से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन enclosed charge not on the shape of the surface of the charge outside, कि आप इसको अगर आप देखें मैथमेटिकल फॉर्म को यू कैन सी कि ये सिर्फ डिपेंड किस पर कर रहा है कि उस सरफेस पे के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज किया गया। यहां पर आप देखिएगा कोई ऐसा फैक्टर यहां पर मौजूद नहीं है जो उस सरफेस की शेप के बारे में हो, एरिया के बारे में हो, ऐसा कोई इसके अंदर मौजूद नहीं है, विच मीन के टोटल जो फ्लक्स है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इंक्लोज, कि उसके अंदर चार्ज कितना जो है इंक्लोज किया गया है और ये सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करेगा। ये तो था जी गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ की एप्लीकेशन की बात करें अगर डिटेल से भी हम देखेंगे कि एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, सिलेंडर के थ्रू कितना होगा और जो शीट है उसके थ्रू कितना होगा। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के बारे में। इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये एक हमारे पास गाउसियन सरफेस है, एक स्फीयर है जो किसी शेल के अंदर जो है वो इंक्लोज है। शेल तक जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। तो अब इन दोनों केसेस के हम अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड द शेल, यानी कि जो स्मॉल आर है इट्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब इस कंडीशन में देखें जो इंक्लोज चार्ज है दैट इज अ क्यू और जो हमारे पास फ्लक्स है दैट वो क्या होगा हमारे पास E डॉट डी ए। और इसको हम फर्दर कैलकुलेट करें तो एज वी ऑल नो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसके अंदर आप पुट करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर और साथ में डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस क्या आ जाएगा स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज जो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह अगर इनसाइड शेल की बात करें तो अब इनसाइड शेल में आप देखें हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि किसी भी जो स्फीयर है या कोई भी कंडक्टर है उसमें जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पर होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इंक्लोज चार्ज क्या आ जाएगा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो। तो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फीयर वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर कोई भी इंक्लोज्ड चार्ज नहीं है। और गाउसेस लॉ में यही कहता है कि वो डिपेंड किस पे करता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि उसके अंदर चार्ज कितना है। जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स भी उसके अंदर क्या होगा जीरो। तो इनसाइड द सरफेस हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा जीरो और आउटसाइड द सरफेस हमारे पास चार्ज आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर लें तो अगेन स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो आउटसाइड में अगर आप देखें तो ये सेम
पॉइंट चार्ज वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए पहले कैलकुलेट किया हुआ है, सेम वही होगा। अगर इनसाइड आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इंक्लोज चार्ज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज के, यानी जो चार्ज के अंदर मौजूद है, और मल्टीप्लाई बाय जो उसका वॉल्यूम है उस सफीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो गाजियन स्फीयर का आ जाएगा आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। जब इन वैल्यूज को हम प्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे, वी हैव दिस वैल्यू फॉर द सरफेस, जो आपके लिए फाइनल वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अमूमन इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि जो सॉलिड स्फीयर की वजह से, जो सॉलिड गाजियन सरफेस है सॉलिड स्फीयर की वजह से, उसके अंदर सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और इसी तरह जो शेल है उसकी सूरत में जो फील्ड का फॉर्मूला जो वो क्या होता है। ये इस हवाले से ये दोनों वैल्यूज जो वो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्लेन करती हैं कि दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर जो इन्फिनिट जो रॉड है हमारे पास चार्ज का वो मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास तीन सरफेस बनती हैं। एक तो इस सिलेंडर की ये कर्व सरफेस है जो इस तरह से उसको पूरी लाइन को कवर किए हुए हैं, और दो सरफेसेस आ जाती है, एक ये ऊपर वाली अपर जो उसकी टॉप है, और इस तरह ये जो लोअर प्लेट बनती है, ये तीन सरफेसेस आ जाती हैं। तो हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि इन तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी। अब पहले बात कर लेते हैं इस कर्व सरफेस की। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कर्व सरफेस का जो कर्व सरफेस है इसके अंदर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, विच मींस कि इनके अंदर से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो अब इसका जो एरिया है इस सिलेंडर का दैट इज 2 पाई आर एल, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल, और E हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q ओवर आर स्क्वायर, और साथ में हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल। तो यहां पे आप देख सकते हैं पाई पाई से कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर, इस सारी कैलकुलेशन के बाद। तो विच मींस कि जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस के अंदर से जो मैक्सिमम चार्ज गुजर रहा है वो ये आ जाएगा। अब अगर अपर और लोअर सरफेस की बात करें उसमें देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल टू द सरफेस है, इनके सरफेस भी इस तरह है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में है। तो उस सूरत हाल में ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होगा, विच मींस कि जो टोटल फ्लक्स है वो किस वजह से आ रहा है, वो इस कर्व्ड सरफेस की वजह से आ रहा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन से फील्ड पास कर रही है, और यही हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस होगा, क्योंकि अपर और लोअर वाली जो साइड है वो चूंकि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, विच मींस कि उनमें से किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इस सूरत हाल में भी देखें कि ये हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, उसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल शेप रखते हैं टू चेक कि इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब इस सूरत हाल में देखें ये हमारे पास शीट ऑफ चार्ज है और ये उसके ऊपर कर्व्ड सरफेस है। आप यूं समझे कि जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया कि ये शीट उस सिलेंडर के अंदर से पास कर रही है, तो ये शीट है और ये कर्व्ड सरफेस है। आप देख सकते हैं कि शीट और कर्व्ड सरफेस क्या आपस में पैरेलल है, विच मीन कि कर्व्ड सरफेस में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। जबकि ये जो अपर और बॉटम साइड्स हैं ये दोनों क्या है, ये इस जो इलेक्ट्रिक शीट ऑफ चार्ज है इसके क्या आ रही हैं, परपेंडिकुलर, विच मीन कि इसके ये वाली साइड और इस वाली साइड में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम पास करेंगी। तो इस सूरत हाल में, इस शीट की सूरत हाल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों साइड्स की वजह से होगा, जबकि इस कर्व्ड सरफेस की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो इस शीट के पैरेलल पाई जाती है।
तो इस साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा EA, दूसरी साइड की वजह से क्या हो जाएगा EA विच इज इक्वल टू 2EA, और बाय गॉसेस लॉ इट विल बिकम इक्वल टू, क्योंकि इसकी जो शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज अ सिग्मा, तो वैल्यूज को पुट करें और कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज 5/2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इन द केस ऑफ इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो ये तीन केसेस बनते हैं गॉसेस लॉ के फॉर डिफरेंट शीट्स। सो दैट्स इट, यहां पर हमारा सेक्शन जो वो कंक्लूड होता है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।